आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान किताब का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जो प्रथम अध्याय किया था उसके अगर कोई प्रश्न के उत्तर ना मिले तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो निशान लगाकर भेज दिए जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं दूसरा लेसन। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए थे? इस अध्याय में आप देखेंगे यह कैसे हुआ। ये चित्र है, इसमें दिया हुआ है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, तो वो पश्चिम के थे और पूर्व की ओर एक व्यापार के उद्देश्य से आए थे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, यानी कंपटीशन में कोई और कंपनी जो है वो पूर्व की ओर अपना व्यापार स्थापित नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज़ व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस
समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि समुद्री जो मार्ग है, भारत तक पहुंचने का सबसे पहला जो श्रेय है वो किसे जाता है? वास्को द गामा। कब? 1498 में। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल के लदे जहाज़ों को आगे नहीं आने देती। आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंद के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे थे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कैसे होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।